तो नमस्कार भाइयों और उनकी बहनों। आज हम देखने वाले हैं हमारा एक्शन प्लान क्या होने वाला है। व्हाट्स आवर एक्शन प्लान। एक्शन प्लान से मेरा ये कहना है कि कैसे हम जाने वाले, किसी भी रैंडम ऑर्डर में जाए या किस तरह से प्लान करके आगे बढ़े ताकि हम अपना बेस्ट आउटपुट दे सकें। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि तुम अपने प्रॉब्लम्स बताओ, उस हिसाब से हम लेक्चर प्लान करेंगे। प्रॉब्लम्स, एकेडमिक प्रॉब्लम्स, बिल्कुल उसके हिसाब से हम हमारे लेक्चर्स प्लान करेंगे। तो मैं कुछ जनरल क्वेरीज जो होती है वो एड्रेस करना चाहूँगा। भाई प्रॉब्लम मतलब एकेडमिक प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम हमको ना बताओ। एकेडमिक प्रॉब्लम से अगर मैं बात करूँ तो जो जनरली आते हैं कि टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे। ठीक है, टेस्ट में क्यों मार्क्स नहीं आ रहे, इसका रीज़न फर्स्ट एनालाइज करो। अपने स्कोर्स देखो, 180, 180, 360 का तो पैटर्न रहता है, तो तुमको पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट की वजह से तुम्हारा लैक हो रहा है। तो हम शुरू करते हैं फिज़िक्स से। मेजॉरिटी जनता मतलब 90% से ज़्यादा जनता ऐसी होगी जिनकी फ़िज़िक्स वीक होगी। अब रीज़न क्या है फिज़िक्स वीक होने का? लोग बोलते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, तुमको कंसेप्ट नहीं आता इसलिए। नहीं, सबको कंसेप्ट आते हैं, सबको पता रहता है कि फार्मूला क्या है, और फार्मूला से जो थोड़ा जुड़ा हुआ कंसेप्ट रहता है सबको पता रहता है। फिर किसी के मार्क्स आ जाते हैं, किसी के नहीं आते। क्यों? बात कंसेप्चुअल क्लैरिटी से ज़्यादा कंसेप्चुअल लिंकिंग की है। मेजॉरिटी जनता कंसेप्चुअल लिंकिंग लैक करती है। अभी कंसेप्चुअल लिंकिंग से मेरा क्या मतलब है? कंसेप्चुअल लिंकिंग मतलब क्या? दो डिफरेंट कंसेप्ट। अभी तुम जो पहले बात तो क्लियरली कह देना चाहता हूँ, जो अभी भी मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन को अलग अलग चैप्टर पढ़ते हो ना, बंद कर दो। वो अलग अलग चैप्टर नहीं है, एकदम इंटीग्रेटेड कंसेप्ट से दोनों चैप्टर के। ऐसे नहीं कि तुम इसको एक चैप्टर, ये चैप्टर हम रिवाइज करते हैं बाद में ये चैप्टर, ऐसा नहीं होता। पढ़ते वक्त उसको काइनेमेटिक्स के फॉर्म में ही पढ़ते हैं, एक साथ ही पढ़ा जाता है। जो लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी ऐसे चैप्टर्स लगाते हुए बैठते कि ये चैप्टर ऐसा, ही चैप्टर नहीं, तुमको डिवाइड करना आना चाहिए। जो कंसेप्ट है उसको एक ग्रुप करके डिवाइड करना आना चाहिए। इससे मेरा क्या मतलब है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में सर्कुलर मोशन एक पार्ट है, जिसमें वर्टिकल जो है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वो भी जॉइन हो जाता है वर्क पावर एनर्जी चैप्टर से। इसमें लोग बोलेंगे उसको वर्क पावर एनर्जी में पढ़ते हैं क्योंकि मैं समझ रहा हूँ, पर सर्कुलर मोशन को इसलिए लास्ट में कवर किया जाता है। पहले तुम बेसिक समझते हो, फोर्स क्या होती है, फोर्स का एप्लीकेशन, टेंशन, ये सब चीज़ें समझते हो, पुली सिस्टम। फिर ये सब समझने के बाद फ्रिक्शन पे आते हैं। फ्रिक्शन के बाद हम वर्क का कंसेप्ट पढ़ते हैं, एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ते हैं, पावर का कंसेप्ट पढ़ते हैं। इसके बाद हम सर्कुलर मोशन कवर करते हैं। सर्कुलर मोशन में हम यूसीएम, वीसीएम सब कवर करते हैं। तो अगर तुम इस, और उसके बाद सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो मैकेनिक्स एक फुल चैप्टर है। मैकेनिक्स को एज अ यूनिट पढ़ा जाता है, एज अ होल सिंगल चैप्टर पढ़ा जाता है, जिसको तुम डिवाइड कर लेते हो छोटे छोटे यूनिट्स में। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, देखो पहले तो मैं बता दूँ इसमें कौन से कंसेप्ट है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सब ने पढ़ा है भाई, सब ने पढ़ा है, ये किसी ने नहीं पढ़ा ऐसा हो नहीं सकता। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एनर्जी कंजर्वेशन, एटम डी एक्साइटेशन कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, पर केमिस्ट्री में तो वो भी पढ़ लेते हैं यार। मतलब एटम क्या हो रहा है, एटम में डी एक्साइटेशन अरे कहाँ कहाँ लिख रहा है ये? रुको रुको, एक मिनट रुको। इसको पीडीएफ को एडिट, हाँ बस। तो हाँ, एटम डी एक्साइटेशन ये कुछ लोगों को नहीं पता, पर मेजॉरिटी जनता तो ये भी जानती है कि इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है, हायर ऑर्बिट पे होता है इलेक्ट्रॉन, लोअर ऑर्बिट पे आता है तो एक फोटोन एमिट करता है, उस फोटोन की कुछ एनर्जी होती है, फोटोन इज़ अ पैकेट ऑफ एनर्जी, सबको पता रहता है सब। इट्स न्यू नॉट। केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर भाई सब ने पढ़ा होगा अभी तो क्वेश्चन पे आते सुनो। पहले तो इतना बड़ा क्वेश्चन देख के आधे लोग बोलेंगे हम नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं। सुन लो, पूरा क्वेश्चन पढ़ो, आराम से पढ़ो। देखो, a hydrogen atom having an electron which is excited to its nth state moving at a speed। अच्छा, रेस्ट पे नहीं, मतलब जो एटम है वो मूव कर रहा है, किस स्पीड पे मूव कर रहा है सर? वी स्पीड से, और वी इज़ वेरी मच लेस देन सी। तो तुम ये कंसिडर नहीं करोगे कि उसका मास बदल रहा है, एनर्जी मास रिलेशन वगैरह कुछ नहीं अप्लाई करना। वेलोसिटी इज़ वेरी मच लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है, हाइड्रोजन एटम है, इतना डेटा है हमारे पास। इट एमिट्स अ फोटोन इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। अच्छा, इससे बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। अगर एटम ऐसे जा रहा है और फोटोन भी इधर ही एमिट करता है, तो इस पर इधर फोर्स लगेगी, इधर फोर्स लगेगी, मतलब थोड़ा सा स्पीड कम होगी, मोशन की स्पीड कम होगी। अगर इसी के बदले मुझको बोल देते हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में एमिट कर रहा है, देखो डेटा कैसे कैसे यूज़ हो सकता है। मूव ऐसे कर रहा है, फोटोन ऐसे एमिट किया, तो इसको प्रोपल्शन मिल जाएगा, यहाँ से प्रोपल्शन मिल जाएगा, तो ये कैसे आगे बढ़ेगा? ऐसे आगे बढ़ेगा, समझ रहे हो? अच्छा, एंड चेंज ऑफ इट्स स्टेट टू अ लोअर स्टेट एम। जो इलेक्ट्रॉन है
सुनो, जो इलेक्ट्रॉन है वो nth स्टेट से mth स्टेट पे आ गया, लोअर स्टेट है m, तो इलेक्ट्रॉन जो एमिट किया उसकी वजह से एटम जो है वो nth एनर्जी स्टेट से mth एनर्जी स्टेट पे आ गया, ठीक। सुनो, इफ इट इज केप्ट एट रेस्ट फॉर द ट्रांजिशन फ्रॉम एन टू एम, फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट इज एमिटेड। अच्छा, अब ये एक कंडीशन बता रहा है जिससे हमको कंपेयर करना है। अगर अगर मेरा एटम रेस्ट पे होता, मतलब एटम मूव ना कर रहा होता, तो अगर ये ट्रांजिशन होता मेरा, ये ट्रांजिशन होते वक्त अगर ये रेस्ट पे होता, मतलब जनरल एक एटम है उसका एक इलेक्ट्रॉन एन से एम आया, नॉर्मल जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट का एक फोटोन एमिट होता है। बहुत बढ़िया। अब मुझसे पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड फोटोन नाउ, अब क्या होगी उसकी फ्रीक्वेंसी व्हेन द एटम इज मूविंग। एटम मेरा मूव कर रहा है तो अब क्या फ्रीक्वेंसी होगी, मुझको म्यू नॉट के साथ कंपेयर करना है। सुनो, कंसेप्ट क्या क्या लगाना, अभी तुमको क्वेश्चन पढ़ते ही पहले समझना चाहिए एनर्जी कंजर्वेशन तो लगेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि मूव कर रहा था फिर अचानक से उसका एनर्जी स्टेट ये हुआ, फ्रीक्वेंसी का फोटोन एमिट हुआ, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन लगेगी, ये दिमाग में आना चाहिए। एनर्जी कंजर्वेशन में जब भी कोई वेरिएबल आता है तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम हमेशा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं, ये भी तुमको पता होना चाहिए, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमेशा अप्लाई होगी जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। याद रखना, जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है और इस पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, खुद के इलेक्ट्रॉन एमिशन से ऑलरेडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, खुद के एक इलेक्ट्रॉन एमिशन से स्पीड में चेंजेस आए हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो है और एटम डी एक्साइटेशन का कंसेप्ट लगता है। सुनो कंसेप्ट, व्हेन एच एटम इज एट रेस्ट, तो जो पहली कंडीशन हमको दी थी कि एन से एम जाते वक्त जब एच एटम रेस्ट पे होता है तो म्यू नॉट फ्रीक्वेंसी की फोटोन निकलती है, एच न्यू फोटोन है, ठीक ना, ई एन माइनस ई एम। अच्छा, ये फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, जो एनर्जी डिफरेंस में इलेक्ट्रॉन ने जंप किया उस एनर्जी का फोटोन रिलीज़ हुआ। देखो ये फोटोन रिलीज़ हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन एन शेल से एम शेल पे आया तो ये फोटोन रिलीज़ हुआ। बहुत बढ़िया सर। एच न्यू नॉट इज इक्वल टू आर सी एच, ये फॉर्मूला तो सबको पता होता है यार, वो वही आर सी एच 1/m स्क्वायर, मतलब 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, मतलब जिस पे जा रहा है माइनस 1 जिससे आ रहा है, पता होता है सबको, ये सब फॉर्मूला तो पता ही होता है। एच न्यू नॉट के साथ इसको मैंने इक्वेट किया। एच न्यू नॉट के साथ क्यों इक्वेट किया, क्योंकि फोटोन की यही एनर्जी होगी जो रिलीज फोटोन की एनर्जी है, और वो एनर्जी इनके एनर्जी डिफरेंस के बराबर ही होगी, और एनर्जी डिफरेंस इतने के बराबर। अब सेकेंड कंडीशन पे आओ, जब एटम मूव कर रहा है, ठीक, बहुत बढ़िया, फोटोन किस डायरेक्शन में रिलीज करिए, रुक जा, हाँ, एमिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, हमने पढ़ा है कि एमिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो एच न्यू इस डायरेक्शन में एमिट हुई और ये खुद वी से मूव कर रहा था। एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, हाफ एम वी स्क्वायर की काइनेटिक एनर्जी होगी, वो बिल्कुल होगी सर, क्योंकि वी से मूव कर रहा है, ठीक। अब आर सी एच, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन के डी एक्साइटेशन से आई है। इलेक्ट्रॉन के डी एक्साइटेशन से आने वाली एनर्जी पे तुम्हारे वेलोसिटी, तुम्हारे एक्सटर्नल कंडीशन से कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं, वो उसी तरह से डी एक्साइट होगी। तो वो एनर्जी, और वो एनर्जी हमको इनिशियल एनर्जी में आती है, क्योंकि इनिशियल कंडीशन ये फोटोन निकल रहा है, तो ये भी इनिशियल एनर्जी में आती है। फाइनल एनर्जी, वेलोसिटी बदलेगी, अब ये जा रहा था, इस पे इधर से आया तो इधर पे एक फोर्स एक्ट किया अंदर से, तो इसकी स्पीड अभी v1 हो गई होगी, विच शुड बी डेफिनेटली लेस देन v प्लस एच न्यू क्या है सर, ये जो नया फोटोन एमिट हुआ, अभी जो नया फोटोन एमिट हुआ उसकी फ्रीक्वेंसी, जब मूव कर रहा है तो कौन सा एनर्जी का फोटोन रिलीज़ हुआ, म्यू फ्रीक्वेंसी का, न्यू फ्रीक्वेंसी का, देख रहे हो ना भाई, ठीक। v1 इज द वेलोसिटी आफ्टर फोटोन एमिशन। टू कैलकुलेट v1, अब मैंने जैसे बोला कोई अननोन वेरिएबल है जो एनर्जी कंजर्वेशन, ये कोलिजन में पढ़ते हैं। अच्छा, कोलिजन भी हम पढ़ते हैं, सारे मैकेनिक्स के कंसेप्ट को एटम के साथ रिलेट किया जा रहा है। देखो कंसेप्चुअल लिंकिंग का एग्जांपल दे रहा हूँ। v1 वी अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। mv इनिशियल मोमेंटम क्या था, v से मूव कर रहा था, इनिशियली कोई फोटोन कुछ, मतलब फोटोन का एनर्जी, तो v1 होने के बाद ये नया फोटोन निकला, नया फोटोन किस फ्रीक्वेंसी का है, म्यू फ्रीक्वेंसी का है, कौन सा फ्रीक्वेंसी का, म्यू फ्रीक्वेंसी का है। अच्छा, ये एनर्जी फोटोन के एमिशन की नहीं है, डी एक्साइटेशन, मेरे कंफ्यूज हो रहे हो अगर कोई, डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो एनर्जी निकली ये इनिशियल एनर्जी में आती है। इस एनर्जी की वजह से जो फोटोन निकला वो एच न्यू फ्रीक्वेंसी का होता है, समझ रहे हो। पहले तो वो रेफ्ट पे था तो कोई और एनर्जी थी ही नहीं, तो इसलिए एच न्यू नॉट को हम डायरेक्टली इससे इक्वेट कर रहे थे, पर अभी ये इनिशियली एक वेलोसिटी से मूव कर रही है, बाद में एक वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, तो हमने एनर्जी कंजर्व करा दी, समझ रहे हो ना। ठीक, आगे बढ़ो। एच बाई न्यू क्या होता है तुमको पता होगा, पी लैम्डा डी ब्रॉय होता है, प्रोनाउंसिएशन बोलते सब डी ब्रॉगली है, छोड़ दो। पी लैम्डा इज इक्वल टू एच न्यू, पी क्या है इधर मोमेंटम, लैम्डा क्या है वेवलेंथ, एच क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, सबको पता है।
तो लेमडा को मैं क्या बोल सकता हूँ, सी बाई न्यू बोल सकता हूँ, बिल्कुल सर। तो एच न्यू बाई सी, तो मैंने एम को काट लिया इधर से, एम एम कटा तो इसको डिवाइड बाई एम किया, तो एच न्यू बाई एम सी दिख रहा है ना तुमको, ये देखो ये रिलेशन आया V1 का। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। पुटिंग इन इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 में हम डालते हैं, इस इक्वेशन में डाल दो इसी वैल्यू को, V1 की वैल्यू, यहाँ V1 वेरिएबल था ना यार, कलर दूसरा लेता हूँ कन्फ्यूज ना हो जाओ। सुनो, V1 इधर दूसरा वेरिएबल था, देख लियो V1 इधर दूसरा वेरिएबल था, इसके बदले हम इधर V1 की वैल्यू डालेंगे। पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो वैल्यू डालने पर मुझको ये मिलेगा, एक्सपांड किया इसको तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू, ये आर सी एच, ठीक कहाँ गया, रुको, क्या किया मैंने, अच्छा और सॉरी मैं यही कंफ्यूज हो गया, रुक, सुनो, ये एच एन यू नॉट के बराबर क्या मैंने इस वैल्यू को किया था, सुन रहे हो क्या, इधर हमने एच एन यू नॉट अरे लिखा, ये आर सी एच 1/m² - 1/n² लिखा ना, क्या हमने इधर इसको इक्वेट किया था एच एन यू नॉट से इनिशियली जब रेस्ट पे था, इसलिए तो हमको रेस्ट की कंडीशन, मैं बोला ना रेस्ट के कंडीशन से कंपेयर करना पड़ेगा, इसलिए म्यू नॉट दिया हुआ है, तो न्यू नॉट एच न्यू नॉट इज इक्वल टू आर सी एच, ये एनर्जी के बराबर आया था क्या, बिल्कुल आया था, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया एच न्यू नॉट से, यहाँ पे देख रहे हो एच न्यू नॉट से इसको रिप्लेस कर दिया, मैं ही कंफ्यूज हो गया। ठीक, सुनो, हाफ एम वी, इसको मैंने एक्सपांड किया, सुन रहे हो, इसको एक्सपांड किया मैंने, तो इसको एक्सपांड करके ओपन किया ब्रैकेट को, तो ये फर्स्ट, ये टर्म्स के साथ ये फर्स्ट टर्म, ये और ये कैंसिल हो गया, ये एक टर्म और सुनो, ये टर्म की बात सुनो। अब यहीं आता है तुम्हारा जनरल नॉलेज और दिमाग, कितना दिमाग लगा सकते हो, एक अच्छा लेवल क्वेश्चन है ये, बिल्कुल प्रोबेबल क्वेश्चन है और अच्छा लेवल का क्वेश्चन भी है। तुम्हारे दिमाग में ये चमकना चाहिए कि मास ऑफ एटम बहुत छोटा है, बिल्कुल पता है सर, एच की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है, 10⁻34 में, ऊपर में वो 10⁻34 का स्क्वायर है, 10⁻34 का स्क्वायर है, और नीचे सी से डिवाइड कर रहे हो तुम, किससे डिवाइड करो, सी से, और सी के स्क्वायर से, तो ये इसको मैं क्या ज़ीरो कंसिडर कर सकता हूँ, इसको इग्नोर कर सकता हूँ इस वैल्यू को, बिल्कुल यही दिमाग लगता है, और जिसके पास नहीं है वो माफ़ करना, क्या बोलूँ, म्यू नॉट इज इक्वल टू म्यू माइनस वी म्यू बाई सी, तो मैंने म्यू को कॉमन लिया, 1 - v बाई सी, समझ रहे हैं ना, 1 - v बाई सी। अब इसी को मेरे को क्या निकालना है, म्यू की वैल्यू निकालनी है, तो म्यू इज इक्वल टू वी नॉट, इसको नीचे लेके आए, तो म्यू नॉट बटे 1 - v बाई सी, इसको इक्वेट किया तो ऊपर लिया बाइनोमियल एक्सपेंशन, ऊपर ऐसे, अरे ऐसे करते हो ना यार, आता है कि नहीं, 1 - v बाई सी की पावर -1, ये अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, तो कितना आ जाएगा बोलो, प्लस, हो गया सॉल्व, आंसर आ गया, ये तुम्हारा आंसर। तो समझ रहे हो, कॉम्प्लिकेट साउंड हो रहा है क्योंकि हम कंसेप्ट को लिंक नहीं कर रहे, हम ये देखते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन, अरे ये तो मैकेनिक्स में आता, अरे ये तो हम इसमें पढ़ते हैं, ये यहाँ कहाँ से आ गया, अब इसी कंसेप्ट के हिसाब से तुमको कोई और कुछ दे दे, फोटोन के बदले कुछ एमिट कर रहा है, ऐसे गोली मार दी, किसी को नहीं भाई, गोली मार दी मतलब एमिट से वेलोसिटी से बुलेट निकल रही है तो रिकॉइल होगा एटम पे, उसी तरह का कंसेप्ट है ये, समझ रहे हो। कंसेप्ट लिंकिंग जब फिज़िक्स में शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली सवाल बनने लग जाएंगे, सही में कह रहा हूँ। आगे बढ़ो। अच्छा, ये एक और एग्जांपल देता हूँ, मतलब एकदम इजी सवाल है, पढ़ते पर थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा। ये एक एटम है सर, रस्सी से टंगा है, सही में रस्सी से टंगा है, मैंने बोला, अरे मान लो यार, मान लो स्ट्रिंग से टंगा है, कौन देख रहा है कि एटम को तुम स्ट्रिंग से बांध रहे हो कि नहीं बांध रहे हो, बांध लिया, मान लो ये स्ट्रिंग से बांधा है। अभी इसके बदले इसको अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेट करना होता तो मैं यहाँ अभी स्ट्रिंग ले रहा हूँ, स्ट्रिंग में क्या आता है सर, टेंशन फोर्स आता है, इसी के बदले अगर मैं इधर एच एटम के बदले कोई चार्ज पार्टिकल ले लेता जिसका मास भी है, और ऊपर मैं कोई ऐसा ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल ले लेता जिसका भी कोई मास है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने लगता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, समझ रहे हो, और कॉम्प्लिकेट हो जाता है, वो ना हो करके मैंने थोड़ा सा सवाल को मंद किया। सुनो, इधर से लैम्डा नॉट फ्रीक्वेंसी का एक फोटोन, फ्रीक्वेंसी बोल दो, लैम्डा नॉट वेवलेंथ का एक फोटोन निकला, बोला मुझे, ठीक है सर, क्या फोटोन, क्या तुमने ये किया है क्या यार, यहाँ एक बंदूक तान दी मैंने, ये बंदूक से एक बुलेट निकली, ये बुलेट इधर निकली, कोई स्पीड से निकली होगी, तो ये पीछे जाएगा, और ये कैसे पीछे जाएगा, ऐसे जैसे जाके कोई एक हाइट तक जाएगा, किया है ऐसा सवाल कभी, एग्जैक्ट वही सवाल है, दिमाग लगा, एग्जैक्ट वही सवाल है, जब फोटोन जा रहा है तो कोई मोमेंटम, फोटोन हैज़ एनर्जी म्हणजे मोमेंटम है उसके पास, E = CP, याद करो, E = CP, तो इसको क्या मैं बोलूँ, P को क्या बोलूँ, बोलो, h/λ बोलूँ, तो E = CH/λ, ऐसे भी तुम रिलेट कर सकते हो, अगर एनर्जी कुछ पूछ ली तो कंसेप्ट लिंक करना आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। अभी इधर से फोटोन निकला,
फोटोन इधर निकलने की वजह से एटम की रिकॉइल होगी, तो इधर कंसेप्ट इन्वॉल्व क्या है, रिकॉइल वेलोसिटी, रिकॉइल हुआ ये पीछे रिकॉइल हुआ। अब मेरे को वेलोसिटी निकालने से ज़्यादा कुछ काम मतलब मिल नहीं रहा। सुनो, ये एक हाइट तक गया और उस मैक्सिमम, इसको मेरे को लेफ्ट पे भी नहीं लिखा रहेगा, मैंने तो आसान कर दिया, मैं बोलूँ मैक्स हाइट तक पहुँच गया। अब मैक्सिमम हाइट मतलब जहाँ जाके वो रेस्ट पे आ गया, एक थीटा एंगल दे दिया, कोई यूज़ ना हो तो भी वेरिएबल दे दूंगा ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ, और मेरे को पता है तुम हो भी जाओगे। कैलकुलेट द हाइट अप टू विच द एटम विल राइज। पहले तो सेंटर ऑफ मास नहीं भाई, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ। क्या तुम्हें फोटोन के मोमेंटम के बारे में पता है? मैं बोला बिल्कुल पता है, एच बाई लैम्डा लगाओ इज इक्वल टू एम वी नॉट। ये एम वी नॉट क्या है सर? एक्सटर्नल कोई फोर्स लगेगा नहीं, रिकॉइल हो रहा है तुम्हारा एटम, तो ये फोटोन के रिलीज होने पर रिकॉइल वेलोसिटी एम वी नॉट आ रही है। एम तुम्हारा मास ऑफ एटम है, वी नॉट जिस स्पीड से वो जा रही है, तो वी नॉट आ जाता है एच बाय एम लेमडा नॉट बराबर। बहुत शानदार, वी नॉट की वैल्यू निकल आ गई। आगे बढ़ो। जब मैं कहा था, अरे यार लंबा ब्रेक हो गया। अरे तुम तो समझदार हो, देख लेते हो टाइम ऊपर दिखा हुआ है, जान जाते हो। अच्छा मैं यहाँ था, ठीक। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एच बाय एम लेमडा नॉट इज इक्वल टू वी नॉट की वैल्यू आ जाती है। अब इस वेलोसिटी से ये नीचे इसकी रिकॉइल वेलोसिटी है, वी नॉट इज द वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल इस पॉइंट पे, किस हाइट तक जाएगी सर? हमने पढ़ा है वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट 2g एच। एच क्या है? मैक्सिमम हाइट जहाँ तक जाती है। अभी इधर एक्स दिया है, क्वेश्चन में दे रखा है एक्स हाइट तक जाती है। वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट 2g एक्स, तो वी नॉट स्क्वायर बाई 2g इज इक्वल टू एक्स। तो वी नॉट की वैल्यू डाल, एच स्क्वायर बटे एम स्क्वायर लेमडा नॉट स्क्वायर बट 2g, सारे ही टर्म्स जो है हमको दे रखे हैं, मतलब सारे कोई वेरिएबल नहीं है जो छूट गया, तो ये हाइट निकालने के लिए आंसर आ गया। तो समझ रहे हो कंसेप्ट कैसे लिंक कर रहे हैं हम? अभी इसी को मैं गन को बुलेट फायर कर देता तो रिकॉइल आ जाती, उसी तरह से एटम से एक फोटोन निकल गया तो रिकॉइल आ गई। समझने वाली बात है कि तुम्हारा बेस स्ट्रांग होना चाहिए, तो तुम किसी भी लेवल तक इसी को ऊपर ऊपर बिल्ड करते हुए चले जा सकते हो। अब दूसरा पॉइंट आता है एन फिज़िक्स के लिए, हाईली अंडररेटेड है एन फिज़िक्स के लिए। तुम बोलते हो एन फिज़िक्स के लिए चूते नहीं है, बाकी बायो और केमिस्ट्री के लिए कर लेते हैं, फिजिक्स के लिए बहुत गलत है। रीनीट 2024 का क्वेश्चन था, सुनो। इमेज फॉर्मेशन नीड्स रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड और रिफ्रैक्शन। सेकेंड स्टेटमेंट था वेराइटी इन कलर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वी सी अराउंड अस इफ ड्यू टू द कॉन्स्टिट्यूएंट कलर ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन देम। अभी सुनो मेरी बात, जब मैं ये लाइन पढ़ रहा था ना, मेरे दिमाग में, मैंने एन समरी नहीं पढ़ी थी, अभी ये एन समरी का सीधा क्वेश्चन है, इधर दे रखा है यही वैल्यू, आई मीन यही लाइन दे रखी है। पर यहाँ जब मैं पढ़ने आता हूँ इस क्वेश्चन को, सुनो। वेराइटी इन कलर ऑफ ऑब्जेक्ट वी सी अराउंड अस इज ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन देम। अब मुझको तुम बताओ, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, उसको रेड कलर का है, मेरे को दिख रहा है, रेड कलर का क्यों दिखता है? अब इस पर तो पड़ रही वाइट लाइट है, उस पर कौन सी लाइट पड़ रही है? वाइट लाइट पड़ती है। पर ये क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कोई कलर कर लेता है, एब्जॉर्ब कोई कलर कर लेता है, बाकी को ये रिफ्लेक्ट कर देता है। जो कलर ये रिफ्लेक्ट करता है वो हमें दिखाई देता है, और जो रिफ्लेक्टेड कलर होता है, सुन रहे हो, रिफ्लेक्टेड कलर जो होता है, रिफ्लेक्टेड कलर जो होता है उस हिसाब से हमको वो बॉडी दिखती है। तो बॉडी, यहाँ तो वाइट लाइट इंसिडेंट हुई तो मुझको रेड कलर की क्यों दिखी? वो बॉडी रेड कलर की क्यों दिखी जबकि वाइट लाइट इंसिडेंट हो रहा है? तो टाइप ऑफ लाइट, इंसिडेंट लाइट पे क्यों डिपेंड करता है? तो जब मैंने इस क्वेश्चन का आंसर सोचा था तो मेरे हिसाब से 1 इज़ करेक्ट, कहाँ गया रे? हाँ, 1 इज़ करेक्ट, 2 इज़ इनकरेक्ट, मैंने ये आंसर सोचा था। पर फिर जब हम समरी में देखते हैं तो यहाँ दिया हुआ है वेराइटी इन कलर ऑफ ऑब्जेक्ट वी सी अराउंड अस इज ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन देम, मोनोक्रोमैटिक में प्रोड्यूस एन एंटायरली डिफरेंट परसेप्शन अबाउट द कलर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये लाइन सही थी, अब मैं गलत प्रूव हो गया, जबकि मैंने लॉजिक भी है मेरे पास कि इंसिडेंट तो वाइट लाइट है, रिफ्लेक्टेड कलर पे डिपेंड करता है टेक्निकली, तो ये एब्जॉर्ब बाकी कर लेता है, जो रिफ्लेक्ट करता है वही कलर की बॉडी दिखती है, तो ये तो गलत होना चाहिए मेरे लॉजिक के हिसाब से। पर सीधे एन की लाइन थी, अभी तुम झगड़ा नहीं कर सकते, जबकि एन में लाइन है तो तुम कुछ भी बोल लो वो ये कंसिडर नहीं करेंगे। तो सीधे सीधे जब लाइन से क्वेश्चन आ रहे हैं तो लाइन पढ़नी ही ज़रूरी है। तो बस इसलिए कह रहा हूँ एन बहुत ज़रूरी है फिजिक्स के लिए, पढ़ो। और एग्जाम्पल्स, अभी ये वाला क्वेश्चन, ये मेरे को इसका सोल्यूशन चाहिए, आंसर दो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को मेरे को वैल्यू चाहिए कमेंट्स में। एन की एक्सरसाइज से सीधा सवाल है, सीधा टेढ़ा, वैसे सवाल टेढ़ा है पर सीधे उधर से उठा के दिया है ये सवाल। अभी यही सवाल अगर नीट में आ गया कल को, क्योंकि एन में है भाई, पूछ सकते हैं ना बिल्कुल, तो तुमको करने में 15 से 20 मिनट लग जाएंगे अगर तुम बहुत सोचते हो चलते हो। अगर तुमको थोड़ा सा आइडिया है कि कैसे रे ऑप्टिक्स से सवाल को टैकल करते हैं, 15-20 सवाल अगर तुमने कर रखे हैं इस पैटर्न में तो तुमसे हो जाएगा ये।
इसलिए मैं बता रहा था एनसीईआरटी सबसे बोलते हैं ना, एनसीईआरटी ओपी, नीट मेन सब लेवल से ऊपर है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। कर लो एनसीईआरटी फिजिक्स के लिए सॉर्ट हो। अगर तुम बोलते हो तो मैं रे ऑप्टिक्स की एनसीईआरटी और मतलब इन जनरल फिज़िक्स का किस तरह से कवर करूँ मुझको बताओ। मैं एनसीईआरटी डिटेल में कवर करने का सोच रहा हूँ, मतलब एनसीईआरटी की लाइन्स जिससे सवाल बन सकते हैं फिज़िक्स के लिए, तो उसके साथ मैं क्या कवर करूँ मुझको आइडियाज़ बताओ अपने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बायो, बायो तो बहुत कम लोगों की वीक होती है, पर कुछ लोगों की मतलब क्वेश्चन आते हैं तो टैकल नहीं हो पाते। जैसे क्वेश्चन एसर्शन रीज़न का आ गया, पता ही नहीं चलता लाइन कहाँ से है, हमने सोचा लॉजिक कुछ और, आंसर कुछ और निकला, आंसर एनसीईआरटी में दे रखा था पर हमको स्ट्राइक नहीं हुआ, ऐसी चीज़ें होती है। तो इसके लिए एनसीईआरटी की पूरी पोस्टमार्टम करनी ज़रूरी है। तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं सर? तो इसके लिए तुम पहले एनसीईआरटी पढ़ो। सुनो मेरी बात, एनसीईआरटी पहले पढ़ ली तुमने, अच्छे से पढ़ना, अंडरलाइन करके हर वर्ड को समझ के पहले उसके साथ कंसेप्ट बिल्डिंग साथ साथ करते रहना। कंसेप्ट बिल्डिंग मतलब क्या है, एनसीईआरटी में ऐसा कोई हाई लेवल कंसेप्ट नहीं है। अभी एनाटमी जो अपने ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसमें एनाटमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स का पहले एग्जांपल देता हूँ। एनाटमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स ऐसा चैप्टर है जहाँ सोचने वाली चीज़ें बहुत है, समझने वाली चीज़ें बहुत है। समझ लिए, बहुत बढ़िया। पर समझने के 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद समझा हुआ नहीं याद रहेगा, रटना ही पड़ेगा कि कौन सा एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में आता है, कौन स्टीले के अंदर आता है, प्राइमरी ये कौन से सेकेंडरी कौन से स्ट्रक्चर्स, रटना ही पड़ेगा। तो अंततः तुमको एनसीईआरटी बार बार पढ़नी पड़ेगी ताकि दिमाग में बैठे हो चीज़ें। और उसमें भी ऐसे नहीं कि सारे पॉइंट्स ये हो जाता है। भाई एग्जांपल्स वगैरह तो मैं नहीं बताता कि ये एग्जांपल पढ़ो वो एग्जांपल, नहीं, एग्जांपल सारे ही पढ़ने होते हैं। बीच बीच के जो लाइंस होते हैं, जैसे जो तुम मिस कर जाते हो, जैसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस होते हैं जिसमें तुमको समझता ही नहीं मतलब क्या है, तो तुम मिस कर जाते हो और फिर पेपर में आता है असर्शन रीज़न के फॉर्म में आता है, करेक्ट इनकरेक्ट फॉर्म में आता है, स्ट्राइक ही नहीं होता। तो उसके लिए एनसीईआरटी पढ़ने के बाद हम कवर करते हैं एनसीईआरटी चेकलिस्ट, जिसमें क्रिस्प पॉइंट्स होते हैं और ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनसे पक्का सवाल बनेंगे, और बने तो टेढ़े वाले बनेंगे। मतलब तुम ऐसा बोलो कि स्टेटमेंट सही लग रहा है पर एनसीईआरटी के हिसाब से गलत है, या फिर तुमको गलत लग रहा है पर एनसीईआरटी के हिसाब से सही है। ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे लाइंस को हम एनसीईआरटी चेकलिस्ट में कवर करते हैं। तो बिल्कुल मिस मत करो, एनसीईआरटी चेकलिस्ट हर चैप्टर के लिए बनाएंगे हम। फिर एनसीईआरटी चेकलिस्ट कवर कर दी, हो गया, पढ़ ले, नहीं, इसके बाद फिर से एनसीईआरटी पढ़ो, उसमें हाईलाइट कर लो एनसीईआरटी चेकलिस्ट के पॉइंट पर, फिर से एनसीईआरटी पढ़ो। क्यों? क्योंकि तुम ये सिर्फ चेकलिस्ट पॉइंट्स देखो, चेकलिस्ट में पूरे चैप्टर्स कवर नहीं करेंगे हम, चेकलिस्ट में हम इंपॉर्टेंट लाइंस कवर करेंगे जिनसे सवाल अगर बने तो किसी और के नहीं बनेंगे, जिसने ये किए होंगे पॉइंट्स उसके बनेंगे। अच्छा, तो इसलिए फिर से एनसीईआरटी पढ़ना एकदम इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। रटने वाली चीज़ें, अभी देखो बहुत सारी चीज़ें, तुमने अगर 12th में आ गए हो, मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ लिया तो 80 डिफरेंट प्रोटीन से राइबोसोम बनता है, तुमको पता होगा। अगर तुमने प्लांट किंगडम अच्छे से पढ़ा 11th में तो 70 स्पीशीज ऑफ मरीन एल्गे आर यूज्ड एज फूड लाइन दे रखी है एनसीईआरटी में, प्लांट किंगडम में एल्गे के पार्ट में, एल्गे के समरी में। उसके एग्जाम्पल में वो भी दे रखा है, पोरफायरा, जो उसमें पॉलीसाइफोनिया जो यूज़ करते हैं हम, सारगैसम, लामिना नहीं, सारगैसम यूज़ करते हैं, स्पाइरुलिना तो ठीक है, स्पाइरुलिना है ही नहीं, वो ब्लू ग्रीन एल्गे, छोड़ दो। यूजीजी, ट्रिप्टोफैन, अभी जैसे ये जो कोडॉन्स, जो मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ चुका है उसको पता होगा कोडॉन्स, अलग अलग कोडॉन्स है, क्यों याद करना ऐसा लगता है। पर अगर सवाल पूछ लिया उन्होंने मैच द कॉलम में, बहुत सारे मैच द कॉलम आए थे 24 में, तो अगर उन्होंने बाई चांस पूछ लिया कि मैच द कॉलम में यूजीजी के साथ एक दे दिया, यूजीसी एक दे दिया, यूजीए एक दे दिया, एयूजी एक दे दिया, जो तुमको नहीं पता अगर वो दे देंगे तो क्या होगा। तो ये सब रटने वाली चीज़ है। तो रटने के लिए क्या करता है, लिख के रखो। सुनो मेरी बात, पहले लिखो कंटिन्यूसली, जब जब पढ़ रहे हो ना ये चीज़ें लिखो, और फिर क्या करो, एक अच्छे से सुंदर तरीके से इसको लिख के चिपका लो कहीं। जब तुम चिपका दोगे तो हर बार, हर एग्ज़ाम से पहले एक बार उसको नज़र मार के जाओ, हर एग्ज़ाम से पहले। सुन रहे हो, आए ना आए, चैप्टर हो ना हो, अगर वो चैप्टर सिलेबस में अभी जो पेपर आने वाला है उसमें है क्या, सिलेबस में नहीं है, ये पॉइंट्स तुम एक बार देख के जाओगे एग्ज़ाम से पहले। सुन लो, मैं बोल रहा हूँ, बहुत काम आएगा, दिमाग में छप जाएगा एक एक। आज भी कोई पूछेगा कौन सा कोडॉन किसका है, सी उसी किसका है, तो अपने को सीधे बता देगा सिस्टीन का है करके। ठीक 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 ठीक, सिस्टीन का है ना भाई, रुक जाओ, बेइज्जती ना हो जाए। सीरीन का है ना, सिस्टीन का ही है, या सीरीन का है यार, होगा किसी का। ठीक, याद कर लेना भाई, सही में याद कर लो, अभी तो मुझको याद नहीं। ठीक, फिर आते हैं एडवांस लेक्चर। मुझे इस पे सजेशन चाहिए था तुम्हारा कि एडवांस लेक्चर की क्या ज़रूरत पड़ेगी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। मैंने सोचा था कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो ऑफ एनसीईआरटी पर समझ जाओ। अभी जैसे एक लाइन है, मैं तुमको बताता हूँ, जो 11th में जिन्होंने सर्कुलेशन पढ़ा होगा उसको आता होगा, एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ
वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये जो लाइन है वेंट्रिकुलर सिस्टोली का एंड मार्क करता है टी वेव का एंड। मतलब टी वेव अरे ऐसा आता है ना, ये पी वेव आता, फिर एक नीचे जाता, फिर ऊपर जाता है, कॉम्प्लेक्स बनता पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, और फिर एक टी, थोड़ा टी वेव गंदा बन गया, ठीक है, टी वेव ऐसे एक बनता। तो टी वेव पर टी वेव बोलता है रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। रीपोलराइजेशन, सर रीपोलराइजेशन है तो सिस्टोल क्यों है? अब ये लाइन एकदम कंफ्यूजिंग है पर सही है, लाइन सही है, पर इस लाइन को समझने के लिए तुमको ईसीजी का बेसिक प्रिंसिपल समझना पड़ेगा कि किस तरह से, अब क्यू कॉम्प्लेक्स में क्यों नीचे झुकता है, ये ऐसे आया पी वेव, ये क्यों आया सर, ये बी नीचे क्यों गया फिर ऊपर क्यों गया, क्या ये ऐसे सीधे ऊपर नहीं जा सकता था? तो ऐसी चीज़ें डिकोड करने के लिए एडवांस लेक्चर्स का हम प्लान सोच रहे हैं, जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए होगा, आउट ऑफ एनसीईआरटी भी होगा, ताकि एनसीईआरटी को तुम समझ सको। एनसीईआरटी को समझने के लिए आउट ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक्स थोड़े देखने पड़ते हैं। तो मुझको सजेशन बताओ किस किस टॉपिक के लिए एडवांस लेक्चर लगेंगे। अभी मैं ईसीजी तो मैं सोच चुका हूँ, ईसीजी बनाऊंगा, और कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स बताओ मुझको जिसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी, अभी ऐसा नहीं कि कुछ भी बहुत बाहर का है जो बिल्कुल ही नहीं पूछा है। वॉबल हाइपोथेसिस आता है मॉलिक्यूलर बेसिस में, जो कभी नहीं पूछते, पढ़ के कोई मतलब नहीं है, मत पढ़ो। पर टाटा बॉक्स 24 में ही एक ऑप्शन में पूछ लिया था उन्होंने। तो ऐसी चीज़ें जो थोड़ी रेलेवेंट है मॉलिक्यूलर बेसिस में, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहेंगी, तो मैं वो कवर करने का प्लान करूँगा। मुझको तुम बताओ कि कैसे तुमको चाहिए। फिर आते हैं केमिस्ट्री, लास्ट पार्ट। अब केमिस्ट्री सबकी वीक होती है भाई, मतलब रट्टा, आईओसी को सब बोलते हैं रट्टा मार रट्टा मार रट्टा मार कितना रट्टा मारोगे और कैसे रट्टा मारोगे? पहली बात तो रीज़न भी रट, मैं रटने से मना नहीं करता, क्योंकि रटे बिना आईओसी नहीं होने वाली। तो रीज़न भी, पर रटना है ना तो सिर्फ ऑर्डर मत रट, रीज़न भी रट। अब डी ब्लॉक की अगर मैं बात करूँ, आधी जगह रीजंस नहीं दे रखे, आधी जगह ऐसी इस तरह से दे रखे हैं कि तुम समझोगे ही नहीं कैसे दे रखे हैं। तो अब इनऑर्गेनिक का मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, 3D के। 3D का आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर होता है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का ऑर्डर होता है, दोनों अलग अलग ऑर्डर्स है। अब इसको समझने के लिए तुमको मतलब याद तो करना ही पड़ेगा। अभी तुमको ये नहीं पूछेंगे कि ऑर्डर बता मुझको, तुमको पूछेंगे हाईएस्ट कितना है, किसका है, सॉरी लोएस्ट मार्क कर दिया, हाईएस्ट किसका है, लोएस्ट किसका है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन तुमसे पूछेंगे लोएस्ट किसका है, हाईएस्ट किसका है। तो तुमको डेटा के थ्रू ये याद होना चाहिए, और या फिर कंपैरिजन बोल दे, 4 ऑप्शन दिए, इनमें से किसका सबसे ज़्यादा है। सोचो जिंक दिया ही नहीं है, आयनाइजेशन एंथैल्पी का मेरे को हाईएस्ट पूछा है, हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी, और जिंक ऑप्शन में है ही नहीं। मुझको स्कैंडियम दिया है, क्रोमियम दिया है, निकल दिया है, और क्या दे रखा, कॉपर दे रखा, सॉरी कोबाल्ट, सॉरी मैं कोबाल्ट हाईलाइट कर रहा हूँ और कॉपर बोल रहा हूँ, गोली मार इसको, आयरन दे रखा है जा। तो तुमको पता रहना चाहिए आयरन का सबसे ज़्यादा। अभी याद कैसे होगा, इसके लिए ही ट्रिक होती है। अभी जैसे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के लिए मैं बात करूँ, तो ये ट्रिक मैंने बनाई थी, जन मन से कुकरम फेंको नी तिवारी जी। अब कोई सेंस नहीं बनती, पर रटने में आसान है। मैं मानता हूँ आधे टाइम निमोनिक्स नहीं याद रहते, पर ऑर्डर तो याद करना ही पड़ेगा। तो मरता क्या ना करता, हाथ पैर मार ही लेता, तो मार लो। याद करने के लिए ऐसे कुछ ट्रिक्स है, और ऐसे बहुत सारे ऑर्डर से बहुत सारी ट्रिक्स है। तो इसके लिए भी एक डेडिकेटेड आईओसी के लिए मैंने एक आईओसी डोज प्लान किया है, उसके सारे ऑर्डर सारे ट्रेंड्स एक साथ हम कवर करेंगे उसमें, मतलब स्टार्टिंग से 11th से 12th के सारे ट्रेंड्स इनऑर्गेनिक के। अब इसके लिए भी है स्कूल वाली, ठीक है मैं बाद में बताता हूँ उसके, ये तो उस वीडियो में बताऊँगा, याद रखना, बताऊँगा, याद दिला देना मेरे को। ऑर्गेनिक में मैं आऊँ, अभी ऑर्गेनिक में ये सवाल ना 2023 मणिपुर के नीट में आया था। तो ये PYQ है मेरे भाई, ऐसा नहीं है मैंने अचानक से कोई बड़ी बुक से कुछ सवाल उठा के डाला है। एक जगह CL दे रखा है, जिसने ऑर्गेनिक पढ़ी है वो ध्यान दो, जिसको नहीं पता है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक यहाँ BR है, Mg ड्राई ईथर तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना के उस पर ये अटैक, ग्रिग्नार्ड इस पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करके बनाएगा, ठीक है। सुनो पहले, दोनों दे रखे हैं CL और BR। ग्रिग्नार्ड बनेगी कहाँ पे, क्योंकि Mg ड्राई ईथर और एक मोल, ये स्पेसिफाई करना ज़रूरी है क्वेश्चन को, नहीं तो मैं दोनों साइड बना के दे सकता हूँ। क्वेश्चन स्पेसिफाई किया था 1 मोल, तो मैं कहाँ बनाऊँ? तो यहाँ पॉइंट आता है किसकी लिविंग टेंडेंसी ज़्यादा है। ये तो भाई 11वीं वाले भी बता सकते हैं। लिविंग टेंडेंसी CL और BR में, रिंग में किसकी ज़्यादा है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है इसकी, ठीक है वो छोड़ दो, मैकेनिज्म छोड़ दो, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से भी होती है इसकी। तो कौन ज़्यादा लिविंग टेंडेंसी रखता है मुझको बताओ? BR, ऑब्वियसली BR, CL से ज़्यादा है लिविंग टेंडेंसी BR की, ऑर्डर ही ये होता है IBR CLF। तो यहाँ पे MgBr बन जाएगा। लिविंग टेंडेंसी का मतलब क्या है, तुम इधर से इसका फ्री रेडिकल बना लोगे
तो एक रेडिकल इधर बनेगा, एक रेडिकल इधर बनेगा, Mg 2 इलेक्ट्रॉन्स कैरी करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो ये बॉन्ड ऐसे इस तरह से बन जाएगी। समझ रहे हो? तो यहाँ ग्रिग्नार्ड बना, इसके बाद ये अटैक इधर करेगा। जिसको नहीं पता है वो सुन लो, मैं बता रहा हूँ कि कैसे ऑर्गेनिक को टैकल करना है। तो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स बनते हैं, और बनते भी कहाँ से, मतलब मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स जो बनते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में बहुत अच्छे अच्छे सवाल है जो लोग आधे के ऊपर टाइम अटैम्प्ट नहीं करते। इसमें मैं ये मानता हूँ कि ये सवाल नहीं दे रखा है एग्जाम्पल में कहीं भी, आउट ऑफ एनसीईआरटी था, पर दिमाग, वही मैं बोलता हूँ, कंसेप्चुअल लेवल्स के लिए तुमको सिर्फ रटना नहीं है, समझना भी है टॉपिक को। लिविंग टेंडेंसी दिमाग में पहले आना चाहिए, लिविंग टेंडेंसी किसकी अच्छी, क्योंकि दोनों हैं, तो दोनों में से किसको तोड़ा जाए, तो दिमाग में आना चाहिए लिविंग टेंडेंसी किसकी अच्छी। तो ऐसे दिमाग चले, इसके लिए आते हैं रोड मैप क्वेश्चंस। रोड मैप क्वेश्चंस मतलब जिससे थरो प्रैक्टिस मिलती है रीएजेंट की। मतलब मैंने एक एक्स दे दिया, मैंने इस पर कुछ एक रीएजेंट डाला, वाई बना, जेड, ऐसे जाते 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 फिर से मैं क्या डब्ल्यू तक आ जाऊँगा, ऐसे घूम के ABCD से डब्ल्यू तक। तो मुझको उसमें सारे रीएजेंट्स दे दूंगा, या फिर कई जगह पे रीएजेंट्स मिसिंग देके डब्ल्यू के बदले कुछ डाल दूंगा, कार्बोनेट डाल दो, फॉर्मिक एसिड डाल दो, ऐसे कुछ डाल दूंगा। तो ये होते हैं रोड मैप टाइप क्वेश्चन, जिससे तुम्हारी रीएजेंट की नॉलेज पक्की हो जाती है। तो मैं रोड मैप क्वेश्चंस भी प्लान करूँगा ताकि प्रैक्टिस हो जाए तुम्हारे रीएजेंट्स के। जब ऑर्गेनिक थोड़ा शुरू होगा तो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं ऑर्गेनिक का कौन सा ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। अब एनसीईआरटी के हिसाब से जीओसी करते हैं, फिर हाइड्रोकार्बन करते हैं, हाइड्रोकार्बन में कुछ पार्ट्स समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और फिर एल्काइल हैलाइड्स करते हैं, मतलब चलता रहता है। तो जो डेफिनेटली जो ऑर्डर फॉलो करना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर तुम्हारा अलाइनमेंट, दिमाग का अलाइनमेंट सही चलेगा तभी, मतलब तुम लिंक कर पाओगे, कंसेप्ट लिंक कर पाओगे। जीओसी, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल भी पढ़ ले। अभी अगर कोई 12th में है और उसने 11th की ऑर्गेनिक अच्छे से नहीं पढ़ी है तो अभी शुरू कर दे, सुन लो। अभी फिजिकल चल रहा होगा, कहीं कहीं इनऑर्गेनिक चल रहा होगा, ऑर्गेनिक अच्छे से शुरू करो, जल्दी शुरू करो। ऑर्गेनिक बहुत लेट शुरू की जाती है, अक्टूबर में करते हैं लोग, फिर ख़त्म ही नहीं होती बराबर से। तो ऑर्गेनिक पहले शुरू कर दे अभी, तो उसमें जीओसी से शुरू कर। जीओसी समझने वाला पार्ट है, ज़्यादा टेंशन की बात है नहीं, क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चंस तो उससे बन जाते हैं। फिर आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, नीट लेवल में ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन नहीं पूछते, आर कन्फिग्रेशन, एस कन्फिग्रेशन ज़्यादातर नहीं पूछते। पर एग्जाम्पलार में, अच्छा इसके लिए एक और क्वेश्चन सोर्स है एग्जाम्पलार। एग्जाम्पलार ज़रूर करना, अच्छे क्वेश्चन एग्जाम्पलार में भी है। एग्जाम्पलार में एक RS कन्फिग्रेशन का ऑप्टिकल का क्वेश्चन है एल्काइल हैलाइड चैप्टर में, पर RS कन्फिग्रेशन अभी जनरली नहीं पूछते कहीं भी। फिर आता है, अच्छा जीओसी में तुमने कार्बोकैटायन पढ़ लिया, अभी यहाँ पे वापस कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट कौन से रिएक्शन में, जैसे बहुत ऐसे रिएक्शंस होते हैं, जैसे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, कार्बोकैटायन बनता, रीअरेंजमेंट होता, रीअरेंजमेंट होने के बाद एलिमिनेशन होता, एलिमिनेशन E1 होता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में, E1 एलिमिनेशन होने के बाद एल्कीन बनता। अब इस तरह से जहाँ जहाँ कार्बोकैटायन है इंटरमीडिएट में, उन रिएक्शंस को ग्रुप करो और समझो कि बेसिकली कौन सा प्रिंसिपल से बन रहा है। मैकेनिज्म अगर नहीं समझ में आती तो थोड़ा मैकेनिज्म रेफर करने में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है अगर मैकेनिज्म आती होगी तुमको तो। एक होता है पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ऐसी चीज़ें होती है जो डायरेक्टली नाम के साथ नहीं देंगे तुमको रिएक्शन। अभी पिनाकोल क्या होता है तुमको नहीं पता होगा, पर तुमको एक डायग्राम दे देंगे जिसमें पिनाकोल एक्चुअली बना होगा, OH लगा के, OH लगा के आजू बाजू में वो लगा के देंगे और पिनाकोलोन बनाएगा। तो वो पिनाकोलोन तुमको नाम नहीं देंगे पर तुमको पिनाकोलोन बनवाएंगे, समझ रहे हो। फिर आता है फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, उसमें सारे वो में ये आ जाते हैं, फोटो हेलोजिनेशन वाले रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, फोडालाइम डीकार्बोक्सिलेशन, सारे वही आ जाते हैं। फिर आता है सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जो कि एल्काइल हैलाइड चैप्टर में ये दोनों बहुत डिटेल में कवर किए गए हैं। मैं तुमको ये नहीं बोलता चैप्टर वाइज पढ़ो, मैं तुमको बोलूँगा एक एक चीज़ को समझ के पढ़ो। सब्सटीट्यूशन एक टॉपिक लो और उसको अच्छे से समझो। SN2 में कौन सी रिएक्शंस आती है, SN1 में कौन से रिएक्शन आते हैं। SN1 और SN2 का एक अच्छा क्वेश्चन NCERT का एक एग्जाम्पल ही है, जो कि आधे लोग जिसमें गलत कर देंगे अगर उनको नहीं पता होगा तो। देखना तुम सोच, थोड़ी देर के बाद सोचना इसके बारे में कि NCERT के कौन से एग्जाम्पल्स है जो तुम छोड़ रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारा सिलेक्शन रुक रहा है। NCERT के एग्जाम्पल से अगर एक बार अच्छे से कर लिया ना, ऑर्गेनिक आधी सॉर्टेड है भाई। सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अगले कार्बोनिल वाले चैप्टर में आता है, पर ठीक है उसको भी तुम एक तरह से मैकेनिज्म के थ्रू एक पार्ट में कवर करो। फिर रिडक्शन ऑक्सीडेशन को तो साथ ही पढ़ना, कभी अलग मत पढ़ना, समझ में ही नहीं आएगी। एक चैप्टर में थोड़ी, एक चैप्टर में थोड़ी नहीं, रिएक्शन के हिसाब से नहीं पढ़ते, इन दोनों को एक साथ ही पढ़ा जाता है, इन दोनों को एक साथ ही पढ़ना है। उसमें LAH आ जाएगा, SBH आ जाएगा, एक रिएजेंट आ जाता है लिथियम बोरोहाइड्राइड, जो कि NCERT में नहीं है पर देख लो क्योंकि JEE 2023 में आया था इस पर सवाल, ठीक। तो देख लेना इसकी मैकेनिज्म भी।
ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के भी बहुत सारे रिएक्शंस है, उसमें ही हेलो फॉर्म भी पढ़ लो, के उसी में एल्डोल भी हाथों हाथ पढ़ लो, नेम्ड रिएक्शंस को साथ साथ पढ़ लो, एल्डोल केनिज़ेरो पढ़ लो वो भी। फिर आता है एरोमेटिक कंपाउंड्स, पूरा सेगमेंट जो भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन से लेकर SNAR मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन एरोमेटिक वाला, वो सारी चीज़ें, सैंडमेयर, गैटरमैन रिएक्शन, गैटरमैन कोर्च, रीमर टीमन, कोल्बे रिएक्शन, सब कुछ साथ साथ एरोमेटिक कंपाउंड्स पे पढ़ो। उसी में तुम सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर, सारे ऑर्गेनिक एसिड्स जो भी तुमको पढ़ने हैं वो सब कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ते हैं, वो भी कहीं ले लो, कार्बोक्सिलिक एसिड भी यहीं कहीं रख लो और उसको भी अलग से सब कवर कर लेना। नॉमेनक्लेचर को अच्छे से कर लेना, जनरल नॉमेनक्लेचर को भी अच्छे से कर। टेरेथैलिक एसिड एक है, मेरे को बताओ इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। टेरेथैलिक एसिड, इसका स्पेलिंग सही है ना? अरे यार से ठीक है यार, देख लो, चेक कर लो, है NCERT में, ये है। फिर एक और है, रुक जाओ। मेफिटिल ऑक्साइड, मुझको बताना NCERT में कहाँ है इसका स्ट्रक्चर। मतलब तुम तो स्ट्रक्चर नहीं लिख पाओगे, पर NCERT में मिलती है कि नहीं मेरे को बताओ, तुम ढूंढ निकालो तो बड़ी बात भाई। फिर आता है बायोमोलिक्यूल्स, जो सिर्फ NCERT से पढ़नी है, कुछ बाहर का नहीं पढ़ना। स्ट्रक्चर NCERT से पढ़ लो, इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा। बोल के थक गया। अच्छा, फिज़िकल केमिस्ट्री मेरी भी ख़राब थी। मेरे को फार्मूला पहली बात तो मैं रटता नहीं था, बहुत सोचता था कि चलो हम अप्लाई करेंगे, नहीं होता। रट लो, फार्मूला शीट बना लो, याद कर लो फार्मूले। मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला, पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाले क्वेश्चन होते हैं फिजिकल में। थोड़ा कॉम्प्लिकेट कब होता है केस, जब थियरी पूछ ले, क्योंकि तुम तो होते हो बहुत समझदार, थियरी छोड़ देते हो। एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने एक केमिस्ट्री का वीडियो बनाया था कि जिसने 11th अच्छे से पढ़ रखी है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ क्वेश्चन थे उसमें। मुझको बताना कितने लोग वो सही आंसर कर पाते कि किस में कितने नोड है, कौन कैसा स्ट्रक्चर, बहुत सारी चीज़ें जो एटॉमिक स्ट्रक्चर की NCERT में दे रखी है, और अगर कोई कायदे से पढ़े ना उसको तो बहुत बढ़िया सवाल हैंडल कर जाएगा। तो इसलिए थियरी मिस मत करो, मेरा यही मानना है, थियरी मत मिस करो। ठीक, तो मेरे को इतना ही बताना था तुम लोग को। ध्यान दो भाई, अपनी प्रॉब्लम्स भी बताओ कमेंट्स में कि मैं और क्या कर सकता हूँ इसमें। मैं पूरी तरह से मैं बोलता हूँ कि मैं हर चैप्टर की NCERT चेकलिस्ट बनाने की कोशिश करूँगा। नोट्स बनाने में टाइम लगता है, हाईलाइट सोच के, मेरे पास तो है मेरे NCERT में, पर उसको भी देख के उसमें से क्या क्या उठा सकते हो, उसमें से क्या। अभी मैं तुमको एक बताता हूँ, सुनो। अरे कहाँ गया, हाँ देखो, मैंने प्लांट किंगडम का एक बना रखा है, जो मेरे नोट्स थे, जो मैंने प्लांट किंगडम बनाया पढ़ी थी। तो हैंड राइटिंग पे मत जाना, वो मैंने जल्दी बनाए थे तभी, मतलब एग्ज़ाम से ऐसे एक दिन पहले 2 दिन पहले से। जनरली हम NCERT को अच्छे से डिकोड करके बना के रखते हैं, तो इसमें कोई भी पॉइंट्स हो, अभी देखो, अभी इसमें तुम बोलोगे एग्जाम्पल तो लिखे ही नहीं, मैं भी ऐसे ही बताऊंगा, एग्जाम्पल नहीं लिखाऊंगा, तुमको एग्जाम्पल पढ़ने हैं खुद से ही। ये पॉइंट्स वो है जो कि पूछ लिए तो कोई और ना आंसर कर पाए, तुम कर लोगे, तो ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे इससे। तो ये अभी अगली वीडियो यही आने वाली है प्लांट किंगडम की, तब तक बने रहिए, टाटा, बाय बाय।